आज का ये वीडियो 11th क्लास के लिए है और ये फर्स्ट वीडियो है 11th क्लास के लिए। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल से बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी ऐड हो गए हैं, इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन आज फिर से एक बार देती हूँ। मेरा नाम अंशु गुप्ता है और मैं कॉमर्स में अकाउंट्स की टीचर हूँ। तो लेट्स वी स्टार्ट। टॉपिक शुरू करने के पहले थोड़ा सा मैं कॉमर्स के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए कॉमर्स एकदम न्यू सब्जेक्ट है। कुछ ने 10th में ले रखी होगी कॉमर्स, फिर भी इतना डीपली नॉलेज नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं। कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। कई लोगों के लिए ये वाणिज्य शब्द भी नया होगा। स्पेलिंग देख लीजिए। सबसे पहले कॉमर्स की स्पेलिंग है COMMERCE और इसका हिंदी मीनिंग है वाणिज्य। तो वाणिज्य क्या है? वाणिज्य को अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को बनाने के विचार से लेकर के उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वाणिज्य कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन से शायद आपको अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, तो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि वाणिज्य क्या है। पहली बात तो ये कि वाणिज्य बहुत ही विस्तृत है। वाणिज्य पूरे बिजनेस को कवर करता है, व्यापार या व्यवसाय को कवर करता है। व्यवसाय में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी A to Z वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। सपोज दैट कि आपके मन में एक विचार आता है कि आप नहाने वाला साबुन बनाना चाहते हैं, तो यहीं से वाणिज्य की स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे ही आपके ब्रेन में, आपके माइंड में ये पॉइंट आता है कि आपको एक बाथ सोप बनाना है, तो बाथ सोप बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा, उस रॉ मटेरियल को आप कहाँ से अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, उसके लिए लेबर कैसे अरेंज करेंगे, कहाँ पर आप प्रोडक्शन करेंगे, किन किन मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी, और माल रेडी हो जाने के बाद में पैकेजिंग की क्या व्यवस्था होगी। अच्छे से सेल करने के लिए आप कौन कौन सा एडवर्टीज़मेंट का सोर्स ढूंढते हैं। सोर्स से मतलब है एडवर्टीज़मेंट के कई सोर्सेज होते हैं, जैसे आप टीवी के थ्रू भी एडवर्टीज़मेंट कराते हैं और न्यूज़पेपर से कराते हैं, ओरली कराते हैं, रेडियो से कराते हैं। तो कौन सा मीन आप यूज़ करते हैं ये आपको सोचना होगा। और एडवर्टीज़मेंट के बाद में आप उसको मार्केट में कैसे पहुंचाएंगे, सोल ट्रेडर के पास कैसे पहुंचेगा, रिटेलर के पास कैसे पहुंचेगा, कस्टमर को जब सेल होगी तो उसे डिस्काउंट जो दिया जाएगा उसकी क्या पॉलिसी होगी, उसका क्या परसेंटेज होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कस्टमर के हाथ में जब बाथ सोप आ जाएगी, मीन्स बाथ सोप बनाने का जो आइडिया आपके ब्रेन में आया था वहाँ से स्टार्ट होकर के बीच की जो भी प्रोसेस हुई है, लास्ट प्रोसेस क्या होती है, लास्ट पॉइंट क्या है, कस्टमर के हाथ में वो बाथ सोप जब पहुँच जाता है, तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो वाणिज्य होती है। ये वाणिज्य है। वाणिज्य में व्यवसाय से रिलेटेड हर एक पॉइंट, हर एक प्रोसेस कवर होती है। ठीक है। अब आपको ये पता है कि कॉमर्स में या वाणिज्य में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग भी पढ़ना है, बिजनेस मैथमेटिक्स भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है, एक्सेट्रा, एंड आपका ये अकाउंट्स। तो अब मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। अकाउंट्स एक ऐसा टॉपिक है, सबसे पहली बात तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, क्योंकि जो हमारे बेसिक्स होते हैं नर्सरी टू 8th तो हमारे टच में नहीं होता है कॉमर्स। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि पता नहीं हमें समझ में आएगी या नहीं आएगी, और मतलब जो पॉइंट्स हमें क्लियर होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, छोटी सी बात है, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमें फुल कंसंट्रेशन करना होता है। आप कोई नई लैंग्वेज सीखिए, आप कोई नया काम सीखिए, या आप अपने बचपन को याद करिए जब आपने ABCD सीखा होगा, छोटा बड़ा सीखा होगा,
तब भी आपको बहुत टफ लगा होगा नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो नई चीज़ थी। अब यहाँ पर आपके लिए कॉमर्स एकदम नया सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं पाएंगे। आपको केवल फुल कंसंट्रेशन करना है, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना है, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका लेबर और आपका कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो इंटरेस्ट। विदाउट इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम टॉपिक की बात करते हैं। अकाउंटेंसी, आपकी बुक का नाम है, आपके सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हिंदी में इसका नाम है, इधर लिखती हूँ, बही खाता एवं लेखा शास्त्र। बही खाता या लेखा शास्त्र की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, जब भी कोई बिज़नेस करता है तो बिज़नेस की कंडीशन जानना चाहेगा। मतलब बिज़नेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपकी असेट्स मतलब संपत्तियाँ क्या हैं, लायबिलिटीज़ मीन्स दायित्व क्या हैं, आपको किसको कितना रुपया देना है या किससे कितना लेना है, या और भी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको जानने के लिए। देखिए, मेमोरी जो हमारी होती है, मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है, आप हर एक चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं, या आप एक लिमिटेड पीरियड के बाद आप जानना चाहते हैं कि आपकी बिज़नेस की क्या कंडीशन है, उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड्स होने ज़रूरी हैं। और जो ये रिकॉर्ड्स रखने का सिस्टम है, यही हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है। तो बही खाते की आवश्यकता हमें केवल इसीलिए होती है ताकि हम अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से जान सके, समझ सके, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे के डिसीजंस भी ले सकें। और बही खाते की टॉपिक को क्लियर करने के पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पर आते हैं। देखिए, कोई भी अगर फॉर्मूला बनता है या कोई भी रूल होता है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई आविष्कारक होता है, कोई इन्वेंटर होता है। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ भी जो हमारा बही खाता सिस्टम है, उसके भी हमारे इन्वेंटर हैं, उसके आविष्कारक हैं। हमारे यहाँ 3 तरह का अकाउंटिंग सिस्टम चलता है। एक है सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम यानी इकहरा लेखा प्रणाली, दूसरा है डबल अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स दोहरा लेखा प्रणाली, और थर्ड है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय लेखा प्रणाली। पुराने टाइम में, प्राचीन काल में सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ होता था, बट इसमें कुछ फॉल्ट थे, इसलिए इसका प्रचलन ना के बराबर हो गया है, अब कोई इसका यूज़ नहीं करता है। थर्ड, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ये अच्छी प्रणाली थी, इसको कई सालों तक, कई वर्षों तक यूज़ किया गया। आज के टाइम में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा बेस्ट सिस्टम है और जिस पर हम कह सकते हैं कि आजकल पूरी दुनिया जिस अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करती है, वो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स दोहरा लेखा प्रणाली। ये एक टेक्निकल सिस्टम है, वैज्ञानिक पद्धति इसको कह सकते हैं, और इस पद्धति में कोई भी दोष नहीं है। हर तरह से कैसे भी करके हम अकाउंट्स बनाते हैं अगर इस रूल के अकॉर्डिंग, तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, जो हमें चाहिए होता है, वो एकदम सॉलिड मिलता है, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सही सही मिलती हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली, इसका जो इसके जो इसको हमारे एग्जिस्टेंस में लेकर के आए, जो इसको हमारे अस्तित्व में लेकर के आए, वो इटली के रहने वाले थे, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, और उनका नाम था लूकस पैसियोली। क्या नाम था? लूकस पैसियोली। इन्होंने 1494 में एक अपनी बुक लिखी अकाउंट्स की, द कंप्यूटिसेड स्क्रिप्चर्स, और इसमें इन्होंने अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं, जो हमारे रिकॉर्ड्स रखने के रूल्स होते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सभी को जो वो रूल्स बहुत समझ में आए और अच्छे लगे। चूँकि उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, इसलिए इनके सिस्टम को सबने फॉलो किया। और प्रेजेंट टाइम में, और आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी बुक है, जो आप रूल्स पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पर। तो क्या होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम? 1 सेकेंड, एक चीज़ और, ये जो मैंने इतना बताया, इसमें से आपका 3 और 4 मार्क्स का
हर साल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि द कंप्यूटर स्क्रिप्चर्स बुक किसने लिखी थी, तो इसका आंसर है लूकस पैसियोली, या लूकस पैसियोली कहाँ के रहने वाले थे, उसका आंसर है इटली। और थर्ड है किस सन में इन्होंने बुक लिखी थी, या किस सन में डबल अकाउंटिंग सिस्टम हमारे एग्जिस्टेंस में आया था, तो उसका आंसर है 1494। तो अब हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम से भी 3 और 4 मार्क्स का हर बार क्वेश्चन पेपर में रहता है। जैसे मीनिंग ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, या कैरेक्टरिस्टिक्स या एजम्पशंस जो होती हैं, मान्यताएं जो होती हैं, वो भी क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। और इन्हीं के बेस पर इसी के अंतर्गत जो रूल्स है क्वेश्चन करने के, वो भी इसी के अंतर्गत समझाए गए हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली जैसा कि नाम से है डबल, यहाँ पर डबल से मतलब है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन के 2 रूप होते हैं। 2 रूप, जैसे 2 रूप में ये माना गया है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो अगर कुछ हमारे पास से गया है तो हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर से। ये हैं 2 रूप। कभी भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें अगर कुछ आता है तो कोई चीज़ जाती ज़रूर से है। एक पक्ष नहीं हो सकता है, हमेशा 2 पक्ष होंगे, और जब 2 पक्ष होंगे तभी आपका वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम होगा। और ये जो 2 पक्ष होते हैं, इनको शो करने के लिए हम लोग डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करेंगे। अभी आपके लिए डेबिट और क्रेडिट भी बिल्कुल न्यू वर्ड है। क्या होता है डेबिट और क्या है क्रेडिट, ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, ये तो मैंने बता दिया कि इसके 2 पक्ष होते हैं। कोई भी सौदा होगा उसमें 2 पक्ष होंगे और उसी के बेस पर हमको एंट्री करनी होती है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम की जो मान्यताएं हैं, जो एजम्पशंस हैं या जो विशेषताएं हैं, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ जिससे कि आपको डबल अकाउंटिंग सिस्टम समझ में आ जाए। देखिए, पहली मान्यता ये है कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम में केवल उन्हीं सौदों का लेखा होगा जिनका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि मौद्रिक सौदों का लेखा जो होता है वो हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम में करेंगे। अब ये मौद्रिक या मुद्रा क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को आप मनी में वैल्यूएट कर सके, मनी में बता सके उसकी वैल्यू, वो है मौद्रिक सौदा। जैसे अगर आपने पेन खरीदा 5 रुपीज़ का, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आपने 5 रुपये का पेन खरीदा, तो ये क्या है, ये एक मनी ट्रांजैक्शन है। आपने 20,000 रुपये का मान लीजिए फर्नीचर खरीदा, आप बता सकते हैं 20,000 का फर्नीचर खरीदा। लेकिन आपको बहुत तेज़ प्यास लगी थी और आपने पानी पिया तो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप उसका मनी में वैल्यूएशन नहीं कर सकते, मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो आप इसे मुद्रा में माप नहीं सकते, इसलिए इसका लेखा हम नहीं कर सकते। तो दोहरा लेखा प्रणाली की जो पहली आवश्यकता है या जो पहली मान्यता है वो ये है कि हम केवल ऐसे सौदों का लेखा करेंगे जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, मुद्रा में मूल्यांकन कर सकते हैं। जिनका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं कर सकते उसका लेखा हम दोहरा लेखा प्रणाली में नहीं करेंगे। सेकंड है दोहरा लेखा प्रणाली की जो दूसरी मान्यता है वो ये है कि जो व्यवसाय है और जो व्यवसाय का स्वामी है, उन दोनों का जो अस्तित्व है वो एक दूसरे से पृथक होता है। अगर हम इसकी हेडिंग डालेंगे तो ये हेडिंग बनेगी पृथक अस्तित्व की अवधारणा, और एक क्वेश्चन आता है इस हेडिंग से ही, या आप कह सकते हैं इस टॉपिक से, कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या होती है। तो आपका ही बिजनेस है, लेकिन आपका बिजनेस और आप दोनों अलग अलग माने जाएंगे, और बिजनेस अपने नाम से सारे ट्रांजैक्शन करता है। आप बिजनेस के ओनर हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस की मोहर होगी, बिजनेस की सिग्नेचर के लिए बिजनेस की उस मोहर को यूज़ किया जाएगा। जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो बिजनेस जो आपका जिस नाम से है उस नाम से किए जाएंगे, आपके नाम से वो बिजनेस या वो ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा। इट मीन्स मतलब यहाँ पर ये है कि एक मान्यता आपकी हो गई कि मौद्रिक सौदों का लेखांकन होगा। दूसरी मान्यता ये है कि जो अस्तित्व है व्यवसाय का और व्यवसाय के स्वामी का, दोनों का अलग अलग है। थर्ड है
इसमें जो भी हम अकाउंट्स रखेंगे, जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, मतलब अगर आपको अपने व्यवसाय की स्थिति जाननी है तो डेली आपको रिजल्ट्स नहीं पता करने हैं, क्योंकि डेली रिजल्ट्स पता करके आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक निश्चित अवधि बना ली जाती है, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ, मतलब 1 वर्ष। तो जैसी भी अवधि आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग, आपके बिज़नेस को सूट करेगी, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम सेट कर लेते हैं कि इतने टाइम के बाद हमें अपने अकाउंट्स पूरे फाइनल करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता करना है कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, हमारी कैसी कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हमारी ड्यूज़ क्या हैं, हमको रिसीविंग क्या होनी है, असेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं। इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए एक निश्चित अवधि बना ली जाती है। ठीक है। अच्छा, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है पुस्तपालन और लेखा कर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन इसमें से भी आता है, या तो पूछता है कि पुस्तपालन क्या है या लेखा कर्म क्या है, और ज़्यादातर पूछता है कि पुस्तपालन और लेखा कर्म में डिफरेंस क्या है। तो जो इसका मीनिंग है उसी में इसका डिफरेंस है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको डिफरेंस पता होगा तो आप उसकी मीनिंग भी बता सकते हैं और आप उसकी विशेषताएं भी लिख सकते हैं। तो प्लीज़ अटेंशन, पुस्तपालन। देखिए, पुस्तपालन में अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं और लेखा कर्म में भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। डिफरेंस क्या है? पुस्तपालन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित है, लेकिन लेखा कर्म का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। पुस्तपालन में या बुक कीपिंग में हम लोग केवल जर्नल और लेज़र बनाते हैं, जबकि लेखा कर्म में हम लोग जर्नल भी बनाएंगे, लेज़र भी बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। पुस्तपालन के लिए जो पुस्तपालन का काम करता है उसे हम पुस्तपालक कहते हैं, और जो लेखा कर्म का काम करता है उसे हम लेखा पालक कहते हैं। पुस्तपालन के लिए हमें किसी भी स्पेशल नॉलेज की, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। एक सामान्य व्यक्ति भी पुस्तपालन का कार्य कर सकता है, लेकिन लेखा कर्म के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज या स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होगी और तभी आप लेखा कर्म को सही सही कर पाएंगे। जो पुस्तपालक होता है वो लेखा पालक के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन जो लेखा पालक होता है वो पुस्तपालक के कार्यों के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि लेखा कर्म का जो मेन वर्क है वो ये है कि पुस्तपालक ने जितने भी काम किए हैं उनको चेक करना, अगर उसमें कोई गलती है तो उनको सुधारना और फिर उनके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट्स तैयार करना। पुस्तपालन के बेसिस पर हम किसी रिजल्ट पर, किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन लेखा कर्म का जो हमारा अकाउंट्स है, जो हमारे पास उसकी रिपोर्ट्स हैं, उनके बेसिस पर हम किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं और बहुत हेल्पफुल होता है आगे के डिसीजंस लेने के लिए। इसलिए कह सकते हैं कि लेखा कर्म पुस्तपालन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पुस्तपालन लेखा कर्म को समावेशित नहीं करता, लेकिन लेखा कर्म पुस्तपालन को समावेशित करता है। तो आज का ये टॉपिक था। ये शुरू के 3 चैप्टर्स के बारे में मैंने बताया है। शुरू के 3 चैप्टर्स में आपका इंट्रोडक्शन है, एक तो अकाउंटेंसी के बारे में, थोड़ा डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में है, पुस्तपालन और लेखा कर्म के बारे में है। इन 3 चैप्टर से 10 से 12 मार्क्स तक का आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। ये पूरे 3 चैप्टर पूरे थ्योरी के चैप्टर हैं, इनमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं, इसके बाद का जो चैप्टर है वो आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड चैप्टर है, और थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल बताऊँगी। जो हमारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड चैप्टर है वो है जर्नल। देखिए, आपने अभी तक अपनी सामान्य भाषा में जो जर्नल वर्ड सुना है वो आपने सुना है जनरल, GENERAL। हम इस जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा जनरल नहीं है, इट्स जर्नल। जर्नल इसको इस तरह से लिखते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अगर आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होता है तो फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर यहीं से दिक्कतें आएंगी तो फिर आगे का पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा।
जर्नल जो है ये फ्रेंच भाषा के शब्द से बना हुआ है। इसको फ्रेंच भाषा में जर बोलते हैं, JOUR। इसका मतलब होता है डे बुक या डायरी, ठीक। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे? जर्नल। और जर्नल को हिंदी में कहते हैं रोज नामचा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट चैप्टर है, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं। हर एक चीज़ बिल्कुल नई होती है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। जर्नल क्या है? जर्नल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यवसायी अपने डेली के जो लेन देन होते हैं, डेली के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेली के जो सौदे होते हैं, उनका लेखा करता है। और लेखों को इतने सिस्टमैटिक तरह से करता है, और इसको कह सकते हैं कि इतने विधिवत तरह से करते हैं कि हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है। आप उसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि किस चीज़ का सौदा हुआ है, किस डेट में हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, कितनी इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है। तो जर्नल में ये हम इसको प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कह सकते हैं। सबसे पहले जब सौदा होता है तो हम इसी में अपने सौदे की एंट्री करते हैं। इसके बाद भी बनता है लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, वो बात की बात है। लेकिन जो हमारा पहला स्टेप है वो है जर्नल। इसमें हर एक ऐसा सौदा जिसे आप मनी में वैल्यूएट कर सकते हैं, मुद्रा में माप सकते हैं, उस हर सौदे का लेखा हम जर्नल बुक में अपनी करते हैं। इसका परफॉर्मा मैं आपको बताती हूँ। परफॉर्मे के लिए देखिए, पहला कॉलम जो हमारा होगा वो डेट का होगा। तो एक लाइन यहाँ से और इस लाइन को आपको डबल रखना है। ये प्रॉपर बनेगा, ये नहीं कि जो है ऐसी लाइनें खींच दी, ऊपर से लाइनें हम नहीं खींच रहे हैं। जैसे मैंने खींचा हुआ है बिल्कुल आपको ऐसे बनाना है। ये पहला कॉलम डेट का, नेक्स्ट पार्टिकुलर्स, देन यहाँ पर LF लिखते हैं। अभी बताती हूँ LF क्या होगा। फिर अमाउंट है, अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। परफॉर्मा देखिए ध्यान से, ये जर्नल का परफॉर्मा है। पहला कॉलम डेट का है, जिस डेट को आपका ट्रांजैक्शन होगा, आपने जिस डेट को सेल या परचेज की होगी या कोई और एक्सपेंस किया होगा, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। फिर पार्टिकुलर्स में आप जो सौदा करेंगे उस सौदे की डिटेल हम यहाँ पर देंगे। डिटेल कैसे देनी है ये मैं क्वेश्चन में बताऊंगी, और डिटेल देते वक्त आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ये जो कॉलम है LF का, LF मीन्स होता है लेजर फोलियो। देखिए, जर्नल के बाद जो दूसरा अकाउंट बनता है वो होता है लेजर, और लेजर का जो पेज नंबर होता है, लेजर फोलियो मीन्स होता है पृष्ठ लेजर खाता संख्या। तो जो उसका पेज नंबर होता है वो यहाँ पर डाला जाता है। हम इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ करते हैं LF। लेकिन आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई भी पेज नंबर आपको यहाँ नहीं डालना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास
लेज़र होता है और उसका पेज नंबर भी होता है, तब वहाँ पर आपको ये पेज नंबर डालना होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपके पास कोई पेज नंबर नहीं होगा, इसलिए ये कॉलम हमेशा ब्लैंक रहेगा। लेकिन ब्लैंक रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस कॉलम को नहीं बनाएंगे, आपको बनाना है, कंपलसरी बनाना है। नेक्स्ट है आपका ये 2 कॉलम अमाउंट के हैं। अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है AMT। देखिए AMT ये रुपीज़ है, और अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर बेस्ड है, जिसमें एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। तो डेबिट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है DR और क्रेडिट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है CR। क्योंकि हर एक एंट्री में हर जगह पर हमें डेबिट और क्रेडिट यूज़ करना है, तो पूरा लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करना है। आप अपनी एंट्री को करेंगे, और अगर एक पेज पर आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस CD या बैलेंस CF। CD और CF क्या है बताती हूँ इधर। देखिए जब आप टोटल पहले करेंगे तो CD या CF यूज़ करना है, इसका मतलब है कैरीड डाउन। और अगर CF यूज़ करते हैं तो इसका मीन है कैरीड फॉरवर्ड। ओके, अब जब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, इसी से बताऊंगी मैं। नेक्स्ट पेज पर जब आएंगे अपने क्वेश्चन को हमें कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करने के पहले जो बैलेंस हमने यहाँ पर नोट किया था उस बैलेंस को हमें शो करना है। आप सपोज कर लीजिए ये हमारा नेक्स्ट पेज है, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस BD या बैलेंस BF, और इसके बाद अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अगर CD यूज़ किया है तो BD यूज़ करना है, इसका मतलब है ब्रॉट डाउन, और इन केस आपने CF यूज़ किया है तो आपको BF यूज़ करना है, मीन ब्रॉट फॉरवर्ड। और जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर आपको टोटल यूज़ करना है, टोटल लिखना है, यहाँ पर आपको टोटल कर देना है, और टोटल के बाद आपको डबल लाइन क्लोज करनी है, सिंगल लाइन से क्लोज नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, परफॉर्मे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं बना है तो आधा से 1 नंबर आपका परफॉर्मे का कट जाता है। जैसे कि ये लाइन डबल रहेगी, टोटल करेंगे तो डबल खींचना है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाएंगे तो बैलेंस का यूज़ करना है, पहले CD होगा फिर BD होगा। और जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री के भी कुछ रूल्स होंगे, तो वो तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे, उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी। आज आपने जो सीखा है, आपके पास बुक होगी, शुरू के 3 चैप्टर्स की थ्योरी आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया है, उनको 2-3 बार पढ़िएगा जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। 3 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे तो 5 to 6 मार्क्स आपके एकदम रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये परफॉर्मा बताया है, आप इस चैप्टर को अभी मत पढ़िएगा क्योंकि कुछ नहीं समझ में आएगा अभी, और जब मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में तब आप उस चैप्टर को देखिएगा। फिलहाल के लिए 3 चैप्टर आपके पास हैं पढ़ने के लिए, अच्छे से नोट्स बना करके तैयार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।